जो लगातार अब ये सवाल और शंकाएं आती हैं ईवीएम को लेकर, ईवीएम का अगर हम फोकस करें, ये कहा जाता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है। रुझान में बढ़त है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा देर इंतजार करेंगे हम, इससे भी बेहतर टैली आके रुकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर अब आज तो बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने। तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा रिजल्ट पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर हम रुकेंगे। हमारे साथ डिस्कशन में राकेश जी भी जुड़ चुके हैं एज अ सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त अनूप गुप्ता फील्ड से जुड़े हुए हैं। अनूप जी, ये देखिए कि बीजेपी ने तो गाजे बाजे से शुरुआत भी कर दिया जश्न मनाने की। 41 सीटों पर रुझान में भी आगे चल रही है, बहुमत से 5-6 सीटें आगे, 29 पर आम आदमी पार्टी। वीआईपी सीट्स का लेखा जोखा बताइएगा, और अभी क्या पूरी तरह से रिएक्शन दिल्ली की राजनीति में आ रही है? हमारी पार्टी डिसाइड कर लेती है और बहुत अच्छा। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि बीजेपी अभी भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे है, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है जिसमें हालांकि शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे नजर आ रही है। और जिस सीट पे सबकी निगाहें थी, नई दिल्ली सीट, कालका जी, जंगपुरा, ये बीजेपी के बड़े नेता और खासतौर पे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उससे कैंडिडेट थे, वहां कहीं ना कहीं सबकी निगाहें हैं। हालांकि न्यू दिल्ली सीट से अभी भले ही अरविंद केजरीवाल आगे हों, लेकिन अगर कालका जी की बात करें तो कालका जी में बीजेपी आगे है। वहीं अगर आप बात करें जंगपुरा में, तो वहां पर भी बीजेपी को थोड़ी बढ़त दिख रही है। लेकिन आपको बता दूं कि बीजेपी पूरी तरह से अभी नजरें बनाए हुए है कि किस तरीके से पार्टी जो है वो आगे परफॉर्म करती है। ये चूंकि शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान वाकई बहुत ही उत्साहवर्धक कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी कह सकते हैं कि कंफर्टेबल विक्ट्री के तरफ बढ़ रही है। और खासतौर पर अब बीजेपी को लगने लगा है कि जो 27 साल का एक वनवास था बीजेपी की, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया था जब देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं थी और कभी कांग्रेस की सरकार रही है, पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार रही। तो वहां कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी को लग रहा है कि यह वनवास अब खत्म हो सकता है। पार्टी ने बहुत मेहनत की है और थोड़ी ही देर के बाद, बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा, आप कह सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। अभी हमारे साथ मनोज तिवारी हैं, इनसे जानते हैं, बीजेपी के सांसद है, स्टार कैंपेनर है। मनोज जी, ये बताइए कि जो शुरुआती रुझान है वो तो बहुत, आप खुश होंगे इसको देख के। हाँ, शुरुआती रुझान तो निश्चित रूप से हमें, जैसा मैं सोचा था, जैसा हमारी पार्टी सोची थी, वैसे ही है। मोदी जी की गारंटी को आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन अभी इंतजार करेंगे, क्योंकि रुझान 12 बजे तक जो स्थिति रहती है फिर उसकी आगे चलते हैं। मगर रुझान बहुत ही सकारात्मक है, जैसा मैंने आप लोगों ने मनोज जी जो मुद्दा उठाया, चाहे यमुना के गंदगी का मसला हो, शीश महल का मसला हो, क्या आपको लगता है कि ये जनता तक पहुंच गया और यही वजह है कि ये जो ट्रेंड है वो बीजेपी आगे बढ़त बनाएगी? हाँ, पहुंचा है, हालांकि पूरी तरह नहीं पहुंच पाया अभी में जो लगता है, क्योंकि पूरी तरह पहुंचता तो हम लोग 60-65 पे आगे जा रहे होते। क्योंकि जिस प्रकार का मोदी गारंटी, जितनी बातें दिल्ली के साथ वादा की है, और मोदी जी का वादा मतलब वादा पूरे होने का वादा, गारंटी पूरे होने की गारंटी, तो वो अभी हम लोग ज्यादातर लोगों तक पहुंच गए। इसी के आधार पर ये रिजल्ट दिख रहा है। ये बताइए कि पूर्वांचलियों को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई है, लगता है कि ये जो पूर्वांचली वोटर्स हैं उन्होंने सीधा जो है वो बीजेपी को वोट डाला है? 100%। देखो, पूर्वांचल, कभी भी पूर्वांचल के लोग वो अपने मनोज भैया को देख करके जाते हैं पॉलिटिकली, और सबसे बड़ा जो नाम है नरेंद्र मोदी जी। तो मोदी जी की गारंटी ऐसी मिल गई है कि पूर्वांचल के लोग इधर उधर सोच ही नहीं सकते। वो अपनी बेहतरी चाहते थे जो मोदी जी की गारंटी में है, और हम सरकार बनाने के बाद उनको देंगे। पूरे देश की निगाहें 3 सीटों पर लगी हुई है। न्यू दिल्ली सीट जहां से अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, आतिशी मरलेना जो मुख्यमंत्री हैं, मनीष सिसोदिया, आपको लग रहा है कि इन तीनों सीटों पर आप जीत दर्ज करा रहे हैं? हाँ, मैं तीनों सीटों पे हम जीतेंगे। शुरुआती रुझान भी ऐसे दिख रहा है, मगर हमारा विश्वास है कि ये तीनों लोग हारेंगे, तीनों आम आदमी पार्टी के लोग हारेंगे। अब ये आखिरी सवाल, क्या शपथ ग्रहण में आप जाएंगे या शपथ लेते हुए दिखेंगे? जाहिर सी बात है, आप मनोज तिवारी को सुन रहे होंगे। और
बीजेपी के बड़े नेता हैं और सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, स्टार कैंपेनर यहाँ पर थे। उनका साफ तौर से कहना था कि जो मुद्दे बीजेपी ने उठाए और उसी का परिणाम है जो शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है। अभी भी बीजेपी इंतजार कर रही है क्योंकि जो आंकड़े हैं वो थोड़ा बदल रहा है, बदलता दिख रहा है। ऐसे बीजेपी थोड़ा इंतजार कर रही है एक बात और समझ में आना चाहिए, स्थिति जो है वो साफ ना हो जाए। ठीक है अनूप, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है मनोज तिवारी की वो कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? बॉडी लैंग्वेज वो जो सिग्नल है वो क्यों नहीं दे पा रही है? क्या ऐसा लग रहा है कि रुझान है, परिणाम तब्दील हो सकते हैं, या बीजेपी जिस तरह से उसको चुनाव प्रचार करना चाहिए, कैंपेनिंग करनी चाहिए, या आखिरी दिन जो 22 चुनाव प्रचार उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से किए, सारे वीवीआईपी चेहरों को गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सब उतर गए, क्या वो नहीं कर पाए? वो बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं? अनूप, देखिए बता दूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की एक खासियत है, बहुत ज्यादा सीटें हैं जहां पर वोटर बहुत ज्यादा नहीं है और वहां पर जीत हार का जो अंतर है बहुत कम से, अगर आप सिर्फ नई दिल्ली सीट की का ही आंकड़ा देखें तो बहुत कम अंतर पे आपको जीत हार देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 2000, 3000 या 1000 से कम के आंकड़े में आपको जीत हार दिखे। बहुत आबादी वाला विधानसभा क्षेत्र नहीं है। ऐसे में बीजेपी या कोई भी पार्टी एक कंक्लूजन पे उतर जाए ऐसी स्थिति नहीं दिखती है जब तक कि आपको 1 बजे तक का आंकड़ा ना दिख जाए, यानी कि लगभग सारे राउंड की वोटों की गिनती जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो 1 बजे तक मतलब ये है कि काफी हद तक स्थिति क्लियर हो जाएगी और 1 बजे फिर ना आम आदमी पार्टी, ना बीजेपी, ना ही कांग्रेस के प्रवक्ताओं पर यह कहने के लिए बचेगा कि अभी रुक जाइए, थोड़ा तस्वीर साफ होने दीजिएगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राकेश गोयल जी भी जुड़े हैं। राकेश जी, और एक सर बहुत सवाल है इसमें, क्योंकि इन सब के बीच में उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा लो आपस में ही भिड़ते रहो, और इस बीच में संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के घर मिलने के लिए पहुंच गए और राहुल गांधी सोनिया गांधी के घर पहुंचने के लिए मिलने के लिए पहुंच गए हैं। तो इसका क्या मतलब हम समझे? राकेश जी, देखिए कांग्रेस ने इस बार जो चुनाव लड़ा वो बिल्कुल दिल्ली की जो गरीब जनता है जिसके अंदर विकास की ललक है, उसने मोदी जी की गारंटी पर अपना यकीन दिखाया है, यह संकेत मिल रहा है। और मध्य वर्ग के मन में विकसित भारत के उस संकल्प को आत्मसात करके आगे बढ़ने का लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है जो मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। तो मैं इसे एक सकारात्मक परिणाम मानता हूं और यह भी मैं मानता हूं कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तब हम बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे। परंतु ये कहीं ना कहीं जो नई प्रयोगधर्मी राजनीति थी वो कितनी संकट कारक हो गई है वह भी दिखाता है। दिल्ली की जनता उससे ऊब गई थी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा था, तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोए। ये बहुत लंबी विपदा थी जो करीब करीब 10 साल तक चली, परंतु इसने हित और अनहित यानी दिल्ली के हित में क्या है और अहित में क्या है इसका आभास करवा दिया है और उनके चेहरे पे, आम आदमी पार्टी के चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उतरता हुआ दिख रहा है। त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इसके हित में क्या, किसके फेवर में हित है, किसके फेवर में अनहित है। और छोटा सा रिएक्शन हम ले लेते हैं राकेश जी से। जो सवाल था मेरा कि इस बीच में जो हलचल हो चुकी है नेताओं में, उसका क्या मतलब है? देखिए उमर अब्दुल्ला ने बिल्कुल तंज कसा है। वो जो इंडिया गठबंधन के अंदर जिस तरह की फूट नजर आई, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आए और कांग्रेस का माइंडसेट यही था, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और वही हुआ। कांग्रेस के जो वोट प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ा है, वो क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक जो है वो लगभग कॉमन है। उनके जितने भी अभी विधायक भी लड़ रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा वही है जो पुराने कांग्रेस के विधायक रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं। तो इस तरीके से जो बंटवारा जो वोटों का वापस कांग्रेस के अंदर शिफ्ट हुआ है उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है। और उसके अंदर थोड़ा बहुत जो तड़का था वो AIM के जो ओवैसी साहब थे, उन्होंने दिल्ली के अंदर आके जो ध्रुवीकरण की कोशिश की, मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, तो वो जो तीनों तरफ बट गया, जो मुस्लिम कैंडिडेट जो कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में और AIMI के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसका फायदा भाजपा को। एक चीज और मैं समझना चाहूंगी, अब ये थोड़ा स्पेसिफाई करिए, क्योंकि कांग्रेस ये कहती है, गुजरात की थोड़ा सा हम एग्जांपल लेते हैं कि आपकी एंट्री हो जाती है तो कांग्रेस को लॉस होता है। आप कहती है कि कांग्रेस और बीजेपी छोटे मियां बड़े मियां है। तो एग्जैक्टली कौन किसके पीछे, मतलब बैक डोर पर कौन किसको सपोर्ट करता है अगर इलेक्शन में एंट्री होती है, कांग्रेस या आप बीजेपी को?
नहीं, देखिए इसमें कोई सपोर्ट वाली बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही 10 साल पहले हुआ है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, तो कांग्रेस अगर गुजरात में इलेक्शन लड़ती है तो उसका तो राइट है, वो तो पहले से लड़ती आई है। लेकिन ये भी तो आरोप लगाती है बीजेपी, क्या कांग्रेस को ये पता नहीं था कि अरविंद केजरीवाल का कहीं ना कहीं बैकडोर आरएसएस से था? और क्या जब वो धरने पर बैठे हुए थे तो क्या फंडिंग नहीं की गई थी आरएसएस की तरफ से? तो ये भी आरोप लगते हैं, तो वो स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। नहीं, ये सिर्फ एक आरोप जैसा ही रहता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जितना नुकसान बीजेपी को पहुंचाया और उतना इसमें कांग्रेस को भी दिया, क्योंकि जो वोटर था वो सिर्फ दो पार्टियों के अंदर डिवाइड था उस टाइम पे। अगर पुराने आम आदमी पार्टी से पहले की बात करें तो कुछ बीजेपी के अंदर थे, कुछ कांग्रेस के अंदर, तीसरी पार्टी होती नहीं, कुछ बीएसपी वगैरह का थोड़ा बहुत वोट बैंक था। तो जो नुकसान वो दोनों पार्टी को, और इन्हीं का दोनों का जो वोटर था वो आम आदमी पार्टी के अंदर शिफ्ट हुआ। अन्ना आंदोलन का उन्होंने लाभ लिया और ग्रैंड विक्ट्री जो होती है, लगभग क्लीन स्वीप, उस तरीके से दोनों पार्टियों को लगभग 0 के आंकड़े पे खड़ा कर दिया। पर वो धीरे धीरे वो जो गैस थी, वो जो एज था, वो खत्म हो गया, क्योंकि लोग आम आदमी पार्टी के झूठ से, लगातार बकवासबाजी, बयानबाजी से त्रस्त हो गए। और जिस तरीके की राजनीति करते हैं, आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ माफी मांग लो, झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो। 5-5 साल इनके विधायक अपने क्षेत्र के अंदर जाते नहीं है, लोगों से मिलते नहीं, और आखिरी जब इलेक्शन आता है तो 2 महीने पहले, 1 महीने पहले वो गलियों में जब जाना शुरू करते हैं, तो लोग भी इस बात को समझते हैं कि ये फिर हमें पागल बनाने के लिए आ गए, फिर हमें मूर्ख बनाने के लिए आ गए, इन्होंने कुछ काम नहीं करना, इन्होंने फिर ठीकरा एलजी के ऊपर, केंद्र के ऊपर फोड़ देना है। तो इससे अच्छा जब हमें यही सब देखना है तो हमें क्यों ना केंद्र वाली सरकार को डबल ठीक है, बदलाव करें, डबल इंजन की सरकार देखें और कुछ आगे बढ़ते जाए। आशुतोष जी, छोटा सा रिएक्शन, 2015, 2020, 2025 कांग्रेस हमेशा लगातार सर शून्य पर रही है। क्या ऐसी वजह है कि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी वो आज 2025 अभी चल रहा है, हो सकता है एक आधी सीट बढ़ जाए, लेकिन क्या ऐसी वजह है कि जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पीछे होते ही चली आ रही है? से पूछ रहे थे, इस समय कांग्रेस ने 6.79% उनका वोट परसेंटेज है, भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 47.76 है और आपका 42, यानी आप और अगर आप भाजपा को देखें 5% का अंतर है। लेकिन जो 3% जो कांग्रेस का ग्रोथ देखने के लिए हमको 4% की कंपैरेटिवली मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि वो कीमत आपको चुकानी पड़ रही है जो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। कांग्रेस के लोग इस चीज को माने या नहीं माने, लेकिन जिस तरीके के अमर अब्दुल्ला का जो पोस्ट आया है वो इसी चीज को, शेयर को, वोट परसेंटेज शेयर को आप देखें तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर कांग्रेस यहां चुनाव शुरुआत में लड़ने की घोषणा नहीं करती, क्योंकि बाद में तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, ये जो 7% वोट, लगभग 6.79% वोट कांग्रेस को मिल रहा है, ये कांग्रेस की तरफ अपने आप जा रहा है। ये भी आपको देखने की चीज है। कांग्रेस ने वोट नहीं मांगे, कांग्रेस ने कैंपेनिंग नहीं की है, कांग्रेस दिल्ली के अंदर सीटें नहीं बढ़ाना चाहती थी, वोट परसेंटेज बढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसने कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की ऐसे में। लेकिन फिर भी 3% की उसको ग्रोथ अगर अभी तक के रुझानों में मिल रही है तो यह कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि अगर वाकई उसने थोड़ी और गंभीरता से चुनाव लड़ा होता तो केवल वोट परसेंटेज नहीं, टैली में भी वो अपना स्थान बना पाते। लेकिन उनको उसकी कीमत भी पता थी कि अगर उस कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी और आगे निकल जाती। लेकिन शायद कांग्रेस को अब एक बार रिथिंक करना पड़ेगा कि वह इंडिया अलायंस के साथ में आगे बढ़ेंगे, रीजनल पार्टी के कंधे पर बैठ करके राज्यों की राजनीति करना चाहेंगे, या देश भर में अपने बूते पर चुनाव लड़ना चाहेंगे। मुझे लगता है उनकी नीति तो साफ है ना भाई, विधानसभा के चुनाव होंगे तो अलग अलग लड़ेंगे, लोकसभा के होंगे तो साथ में आ जाएंगे। यही कंफ्यूजन कांग्रेस की मुझे लगता है कि वर्तमान स्थिति के लिए सबसे बड़ा कारक है। अगर कांग्रेस यह डिलेमा अपना खत्म कर ले कि उनको इन तमाम सहयोगी दलों के कंधे पर बैठ के राज्यों की राजनीति करनी है या अपने बूते पर अपनी पार्टी के स्ट्रक्चर को मजबूत करना है। एक और सवाल अभी कांग्रेस के प्रवक्ता उठा रहे थे कि 3000 वोट एक बिल्डिंग में बढ़ गई। अरे भाई, अगर आपका पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो आपको यह बात उसी समय पता चल जाती। आपको महीनों के बाद में यह पता चला कि एक बिल्डिंग में इतने वोट बढ़ गए। तो मैं इसी चीज की ओर इंगित कर रहा हूं कि अगर कांग्रेस अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर वर्क करे तो शायद भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले वो खड़ी हुई नजर आ सकती है। जिस तरह की टैली में 0 का आंकड़े पर वो पहुंचते हुए दिख रहे हैं, शायद वैसी स्थितियां नहीं होंगी।
लेकिन कांग्रेस का डिलेमा उनको कुछ करने नहीं दे रहा है। उनके राहुल गांधी के ऊपर मुझे लगता है कि एक बड़ा प्रेशर इस चीज का रहता है कि वो इंडिया अलायंस को भी बनाए और उनकी मजबूरी है कि वो पार्टी को भी खड़ा रखे। यह दोनों चीजें एक साथ नहीं चलने वाली है। या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को समझना पड़ेगा। अगर वो अपने बूते चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर खड़े नहीं होंगे, तो उसकी कीमत उनको इसी तरह जीरो के तौर पर निभा। ठीक है, ये बिल्कुल सही कहना है। लेकिन राकेश जी ये बताइए आप कि कांग्रेस ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है और अपने बलबूते कैसे करेंगे जब अलग अलग गुट कांग्रेस में खुद ही सरवाइव कर रहा है? देखिए, कांग्रेस के पास इसके लिए कोई नीति नहीं है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इसी वजह से, जैसे अरविंदर सिंह लवली थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष, वो भी छोड़ के चले कांग्रेस को इसी वजह से, नाराज होके कि आप आम आदमी पार्टी से क्यों आप अलायंस कर रहे हैं, वो हमें गाली दे रहे हैं, वो हमें चोर बता रहे हैं। और यही शीला दीक्षित जी के जो सुपुत्र रहे हैं वो भी इस बात से नाराज रहे कि उनकी माता जी को जितना कोसा गया अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, फर्जी किताबें दिखाई गई कि मेरे पास पूरे पेपर है, मेरे पास पूरे एविडेंस है, ये भ्रष्टाचारी है, और उसका उनको शोभ रहा, उनको खेद रहा, और पर वो कांग्रेस में फिर भी बने रहे। पर ये सिर्फ कांग्रेस की गलत नीति थी कि वो सही समय पे सही फैसला नहीं कर पाए। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर थे, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई उनको बाहर निकालने के लिए, अपने उन्होंने एडवोकेट भी दिए। पर अगर इसकी जगह अगर यही कोई कांग्रेस का बड़ा नेता अंदर होता तो केजरीवाल जी उसके कपड़े फाड़ते हुए नजर आते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को राजनीति करते हुए राजनीति करनी नहीं आई। ठीक है, और यही कारण है कि प्रतीक सिंह जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। प्रतीक जी स्वागत है भाई। जो नुकसान आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को पहुंचा दिया था, अब वही नुकसान जो है आपने आम आदमी पार्टी को पहुंचाते हुए दिखाई दे रहा है, बदला ले लिया। चलिए, अच्छी बात है, बधाई हो। देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना ही था। और दिल्ली के अंदर हमारी आम आदमी पार्टी से पहले हमारी सरकार थी, 15 साल का जो सुशासन शीला दीक्षित जी ने दिया था, जो दिल्ली आज भी विकास के पथ पर दिखाई दे रही है, जो चाहे मेट्रो की बात करें, फ्लाईओवर की बात करें, सड़कों की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी की देन है। इसलिए कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी। और निश्चित तौर पर मैं अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट देख रहा था, तो हमारे 5 से 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दूसरे नंबर पे हैं। तो निश्चित तौर पे 4-5 सीटें कांग्रेस पार्टी गेन कर रही है और वोट प्रतिशत भी पिछली बार से दुगना होने के आसपास है। तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी को ज्यादा जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी था भी 6.6%। और वोट पोलराइजेशन भी एक वजह हो मैं आपको बता रहा हूं कि वोट पोलराइजेशन भी हो सकता है कि आपका जो वोटिंग परसेंट है वो इंक्रीज हुआ हो। नहीं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट मैंने खोल रखी है। कहीं 2 या 3 राउंड की ही अभी काउंटिंग हुई है। 20 राउंड की काउंटिंग होनी है। 6.77% आगे बढ़ेगी करीब 1 घंटे। हाँ, और बढ़ेगा ये। जैसे जैसे आप देखिए कि 8 बजे से लेकर के और अभी तक वोट परसेंटेज बढ़ा है, और जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी वोट प्रतिशत। अच्छी बात है, संतोष है। मतलब कि भाई चलिए, सीटें में मतलब खाता खुले नहीं खुले, लेकिन वोटिंग परसेंटेज डबल हो गया। नहीं, खाता भी खुलेगा और 5 के ऊपर जाएगा खाता। किसका? कांग्रेस पार्टी का। और किसका? ये तो अभी तक रुझानों में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रतीक जी ऐसा मत कीजिए ना। क्यों, मैं आपको बता दूं, बताइए आपको। देवेंद्र यादव जी 2nd नंबर पे चल रहे हैं। आप जो दत्त साहब हैं वो दूसरे पोजीशन पे चल रहे हैं। और जगह पे मैं तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट कितनी बार, अच्छा कितनी बार पहले नंबर पे आए ये? जो कितनी बार पहले नंबर पर आए इनमें से? क्या देवेंद्र यादव तो पहले नंबर पे चल रहे थे शुरुआत से। अभी समय पर बादली में बस चल रहे थे। यादव बादली से तो हाँ, उसी की बात कर रहा हूं मैं। अभिषेक दत्त 2nd नंबर पे और 400 साढ़े तो ये 5 जगह की ईवीएम गड़बड़ा गई। मतलब इसमें कांग्रेस के जीत रहे हैं कैंडिडेट। रविंद्र भाई, अब आप अगर ईवीएम और इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तो चलिए आइए ना, कर लेते हैं। दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी आ रहे हैं बोलने के लिए आपकी बात। मैं जवाब दे देता हूं। दिल्ली के अंदर 6 बजे जो वोट प्रतिशत दिया गया, लगभग वोट प्रतिशत आज तक वही रहा। तो ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा के अंदर 6.5% वोट प्रतिशत बढ़ गया? ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा के अंदर बढ़ गया? ऐसा क्या हो गया कि 11 दिन के बाद में लोकसभा में बढ़ गया? या तो उस समय चुनाव आयोग ने ढंग से काम नहीं किया, या इस समय चुनाव आयोग ने ढंग से काम नहीं किया। ये चुनाव आयोग जवाब देगा कि अगर दिल्ली में वो 6 बजे की वोटिंग परसेंटेज को 6 बजे दे सकता है, कितनी वोटिंग हुई है 6 बजे तक, तो बाकी पूरे देश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में देने में असफल क्यों रहा? अगर उस समय का सही था तो इस समय का सही नहीं है, इस समय का सही है तो उस समय का सही नहीं था। चुनाव आयोग इस पे जवाब। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि भाई जब
आंकड़ा बढ़ता है, अगले दिन आंकड़ा रिवाइज होता है, वो भी सही नहीं है। बहुत अच्छा पॉइंट है वैली। और जब आंकड़ा 6 बजे डिक्लेयर किया जाता है वोटिंग परसेंटेज का, वो भी सही बात नहीं है। अर्चित गुप्ता जी, मैंने सवाल प्रतीक जी से पूछा था, लेकिन वो जवाब अपने तरीके से जो उनको देना था वो तो दिया, वो उनकी मर्जी है। लेकिन सवाल मैं आपसे भी करूंगा, आपने हरियाणा में बदला ले लिया था कांग्रेस से, जो वोटिंग परसेंटेज जो आपने हासिल किया था वही नुकसानदेह साबित हुआ, और अब वही बदला जो है यहां पर कांग्रेस लेती हुई दिखाई दे रही है। इवन गुजरात में भी ले लिया था। किसने? आम आदमी पार्टी ने। हाँ बिल्कुल सही बात, कांग्रेस से 2-1 हो गया मतलब कांग्रेस हाँ। का। सभी पार्टियां अपना चुनाव लड़ने के स्वतंत्र है। आम आदमी पार्टी भी एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस भी देश की एक बहुत बड़ी पार्टी है। सभी पार्टियों का अपना चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में लड़ा, गुजरात में लड़ा। सर ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कहने सुनने में, मुझे ये बताइए कि वोटर को क्या समझा हुआ है आपने कि भाई आप लोकसभा में एक साथ जाते हैं, हाँ। आप जो है गाली देते हैं कांग्रेस को, लालू यादव आरजेडी पार्टी को, तमाम एनसीपी को, उसके बाद फिर साथ में गोदी में बैठ जाते हैं और कहते हैं विधानसभा में आप अलग चुनाव लड़ेंगे। सर ये आइडियोलॉजी आप लोग चेंज हरियाणा में पहले आप चाहते हैं कि एक साथ चुनाव लड़े, सीटों का समझौता नहीं होता, आप अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। अरे वोटर मतलब क्या, वोटर को आपने क्या समझा हुआ है?